हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो फेस पार्ट 3 है वीडियो का वो लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने 1971 की जो इंडो पाकिस्तान की वॉर हुई थी बांग्लादेश को लेकर, उस वॉर के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि इंदिरा गांधी ने जो वॉर तो जीत ली थी, लेकिन उसके साथ जो हमारी इकॉनमी है उसके अंदर क्राइसिस आ गया, हमारा बजट हिल गया था और देश के अंदर जो महंगाई है वो बढ़ने लग गई थी। तो जो गरीबी हटाओ का नारा था वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद अभी ये वॉर अभी ख़त्म हुई थी, अभी क्राइसिस चला ही था, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, रिफ्यूजीज़ आ गए भारत के अंदर, उनको शेल्टर देना, फूड देना, ये काफ़ी समस्या इंदिरा गांधी के सामने खड़ी हो गई थी। और उसी समय एक इंटरनेशनल लेवल पर ग्रुप बना जिसका नाम था OPEC। तो जो OPEC है इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। OPEC का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसके अंदर 12 कंट्री इन्वॉल्व थी जिन्होंने ये ग्रुप बनाया कि जो 12 कंट्री दुनिया के अलग अलग देशों को पेट्रोल सप्लाई करते हैं। ये पूरी दुनिया को लगभग 42% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करते हैं, 42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। तो इन्होंने ये ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि उस समय 1971 के अंदर अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था निक्सन, पूरा नाम इनका रिचर्ड निक्सन। तो रिचर्ड निक्सन ने जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ था 1944 के अंदर, ब्रेटन वुड्स, तो ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट है जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो कभी बनाएंगे ब्रेटन वुड। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को जो रिचर्ड निक्सन है जो उन्होंने उसके अंदर कुछ बदलाव किए और डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर घोषित कर दिया IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो जिससे ये कंट्रीज़ के अंदर जो वैल्यू थी वो डॉलर की बढ़ती गई और इन कंट्रियों की जो मार्केट वैल्यू है वो कम होती गई। तो इन कंट्रियों को ये पता था कि पूरे वर्ल्ड को जो सप्लाई है उसका 42% पेट्रोलियम है जो हमारे से जाएगा। तो इन कंट्रीज़ के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये USA को जो ऑयल की सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। तो इन्होंने जो ऑयल की सप्लाई है उसको बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया कि आज के बाद ये 12 कंट्री जो USA को ऑयल की सप्लाई नहीं करेंगे। और इन्होंने इधर से $12 पर बैरल जो रेट है वो भी अप कर दिया। तो जिसके साथ पूरी दुनिया के अंदर एकदम प्राइसेस है जो ऑयल के वो इंक्रीज़ हो गए लगभग 25%, यानी कि क्वाड्रल का मतलब होता है 25% है जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गए। तो उसी समय एक लड़ाई भी चल रही थी, इज़राइल वर्सेस इजिप्ट एंड सीरिया। ये दोनों देशों का इसके साथ विवाद चल रहा था, इज़राइल के साथ। और आपको पता है कि इज़राइल और सीरिया की लड़ाई तो अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में भी चल रही है। तो जो OPEC ग्रुप वाले मेंबर्स थे वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि इन कंट्रीज़ को सपोर्ट थी वो USA कर रहा था। तो इसके कारण USA के साथ उनका कन्फ्लिक्ट पहले ही था। तो इसके कारण भी इन दोनों देशों को एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए जो उनकी एक तो तेल की सप्लाई बंद कर दी और उधर से 12% जो पर बैरल रेट है वो भी इंक्रीज़ कर दिया $12 के इक्वल। तो इस वॉर को बोलते हैं हम योम किपुर वॉर बोलते हैं। और इस वॉर के अंदर जो OPEC कंट्रीज़ हैं वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस सारी बात का भारत से क्या कनेक्शन है? OPEC ग्रुप ने जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ाया तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ना स्वाभाविक था। और इंडिया के अंदर भी जैसे ही तेल का प्राइस बढ़ा तो भारत के अंदर इन्फ्लेशन की कंडीशन है जो महंगाई है जो बढ़नी शुरू होगी। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल का रेट बढ़ेगा तो उसके साथ हर प्रोडक्ट है जो वो कॉस्टली होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं
तो उनकी सप्लाई सभी की ट्रांसपोर्ट में होती है, और ट्रांसपोर्ट है जो आपकी किससे चलेगी, ऑयल से ही चलेगी, पेट्रोलियम और डीजल से ही चलेंगे। तो अगर पेट्रोलियम और डीजल महंगा होगा तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा, और इस खर्चे को सारा शिफ्ट किसके ऊपर किया जाएगा, एमआरपी रेट के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे देश के अंदर हर प्रोडक्ट है वो महंगा होना शुरू हो जाता है। तो ओपीईसी के साथ भारत के अंदर जो महंगाई है वो बढ़नी शुरू होगी। एक तो हमारा बजट है जो बांग्लादेश वॉर के कारण हिल चुका था, और ऊपर से हमारे ऊपर ये ओपीईसी जो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा था। अब देखा जाए तो लड़ाई तो उनकी आपस में थी, लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, इंडिया के ऊपर। जैसे अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस तो हमारी कंट्री के ऊपर भी आएगा, इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, चाहे लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे उनकी हो रही है, लेकिन इम्पैक्ट सभी को इसका झेलना पड़ता है। तो यही कंडीशन उस समय भारत के अंदर क्रिएट होगी, जिसके साथ इंदिरा गांधी है उसको लग रहा था कि अब जो गरीबी हटाओ का नारा है वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लोग उससे परेशान होने शुरू हो गए थे। तो जैसे ही ओपीईसी का क्राइसिस हमारे भारत के अंदर चल रहा था, तो इसकी इन्फ्लेशन बढ़ तो रही थी। तो इसी इन्फ्लेशन के प्रभाव के अधीन हमारे भारत के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम बोलते हैं नवनिर्माण आंदोलन। अब ये नवनिर्माण आंदोलन है कि इसको हम गुजरात मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये आंदोलन की शुरुआत हुई 20 दिसंबर 1973 को, 20 दिसंबर 1973 को। और इस मूवमेंट की शुरुआत जो हुई वो हुई एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये कॉलेज था इंजीनियरिंग, और ये कॉलेज की लोकेशन थी जो वो थी अहमदाबाद के अंदर। तो अहमदाबाद का ये कॉलेज था जहाँ से ये मूवमेंट है वो शुरू हुई। तो इस मूवमेंट के पीछे कारण क्या था कि इस कॉलेज ने डिसीज़न लिया, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियर ने, क्योंकि जैसे ही ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ा, ऑयल का रेट बढ़ा, तो देश के अंदर महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ने के कारण ही इन्होंने जो अपनी मेस है, जिसको हम हॉस्टल भी बोल देते हैं, जहाँ से खाना मिलता है हॉस्टल के अंदर, तो उसके अंदर जो 20% जो फूड के प्राइसेस हैं वो कॉलेज की तरफ से बढ़ा दिए गए, क्योंकि अब उनको फूड ग्रेन्स महंगे मिलेंगे। अगर महंगे मिलेंगे तो इसका मतलब फिर फूड की प्राइस है वो इंक्रीज़ होंगी। तो इन्होंने अपनी फ़ीस के अंदर जो फूड का बजट था उसकी 20% जो फ़ीस है वो बढ़ा दी। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, उन्होंने कॉलेज के ख़िलाफ़ स्ट्राइक शुरू कर दी, और ये स्ट्राइक को धीरे धीरे जो लोकल वहाँ के लोग थे, लोकल पीपल्स थे, उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोकल पीपल इस बात से परेशान थे कि देश के अंदर हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये स्टूडेंट स्ट्राइक पे आए तो इनको लोकल पीपल्स की स्ट्राइक के साथ सपोर्ट मिलनी शुरू होगी। तो ये धीरे धीरे आंदोलन है जो वो आगे बढ़ता गया। और जो ओपोजिशन पार्टी थी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी सरकार को घेरना हो तो ओपोजिशन पार्टी को कोई मुद्दा चाहिए, तो जब आम जनता आंदोलन करती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो ओपोजिशन पार्टी है वो आगे आती ही हैं। तो उसी समय कांग्रेस ओ के एक लीडर थे, जिसका नाम आपने पहले भी वीडियो में पढ़ा है, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई तो आपको पता है कि 1966 से ही इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ था, और इस आंदोलन में तो खिलाफ होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो मौका देख रहे कि कब इंदिरा गांधी को घेरने का हमें मौका मिले। तो जो मोरारजी देसाई हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे और बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं जो वो इस आंदोलन के साथ जुड़ती गई। और इस समय जो गुजरात के अंदर सरकार थी, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की पार्टी की सरकार थी। तो उन्होंने उस समय इलेक्शन के अंदर 140 सीट हासिल की थी 167 में से। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मेजॉरिटी से यहाँ गुजरात के अंदर सरकार चला रही थी, लेकिन इस मूवमेंट के कारण अब ये गवर्नमेंट है वो डिक्लाइन की ओर चल पड़ी। और इस समय जो गुजरात के सीएम थे उनका नाम था चिमनभाई पटेल। ये उस समय गुजरात के सीएम थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने बोला कि जो चिमनभाई पटेल है वो करप्टेड आदमी है, उन्होंने करप्शन किया है
और वो महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। आम जनता उनके शासन से परेशान है। तो इसलिए चिमन भाई पटेल अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए अपनी पोस्ट से क्या दें, रिज़ाइन दें। तो लोगों ने और ओपोजिशन पार्टीज़ ने पूरे गुजरात के अंदर इस मूवमेंट को फैलाया और चिमन भाई पटेल का रिज़ाइन है जो उसकी डिमांड की। तो आखिरकार जब आंदोलन देखा कि बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, तो आखिरकार इंदिरा गांधी के कहने पर 9 फरवरी 1974 को जो चिमन भाई पटेल थे उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और मैं आपको बताता हूँ कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका था भारत के अंदर, अपनी इंडिया की पॉलिटिकल के अंदर, कि किसी सीएम ने रिज़ाइन दिया हो जनता के आंदोलन के विरोध में। तो जनता जब भी विरोध करती है तो सरकारें काम करना अपने आप शुरू कर देती हैं, क्योंकि जब कोई भी पार्टी करप्टेड होती है तो लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और ये भारत के हिस्ट्री के अंदर ये पहला इवेंट था आज़ादी के बाद जब किसी सीएम ने जनता के विरोध करने पर रिज़ाइन दिया हो। तो चिमन भाई पटेल का उन्होंने रिज़ाइन ले लिया और उसके बाद इंदिरा गांधी ने वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है जो वो अप्लाई कर दिया, राष्ट्रपति शासन है जो वो अप्लाई कर दिया। लेकिन कब तक अप्लाई करते, तो आखिरकार जो ओपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने डिमांड की कि अब गुजरात के अंदर जो फ्रेश इलेक्शन है वो दोबारा से करवाए जाएं। और दोबारा इलेक्शन हुए और इलेक्शन करवाने के बाद जो रिज़ल्ट आया, दोबारा से जो इलेक्शन हुए, तो उस रिज़ल्ट के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसको 75 सीट्स हासिल हुई गुजरात के अंदर। और जो ओपोजिशन पार्टी थी जिसके अंदर कांग्रेस और एक पार्टी थी उस समय जनसंघ और एक पार्टी थी हमारी उस समय गुजरात के अंदर लोक दल, ये तीनों पार्टियों ने मिलके इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। और इन पार्टीज़ ने गुजरात के अंदर 88 जो सीट्स हैं वो हासिल की और विधानसभा के अंदर अपनी सरकार बनाई। और इन तीनों पार्टियों को कंबाइन फॉर्म में जनता मोर्चा कहा जाता है। तो जनता मोर्चा की सरकार बनी और जो कांग्रेस पार्टी है वो इलेक्शन में हार गई और बाबू भाई पटेल गुजरात के नए सीएम बने। तो बाबू भाई पटेल को गुजरात का सीएम बना दिया गया और ये इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी उस समय की। लेकिन लोगों का आंदोलन था जो वो रंग लगाया और उन्होंने इस आंदोलन से अपनी जीत हासिल की और इसको हम बोलते हैं गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। तो ये आंदोलन आपको +2 की जो NCERT की पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके सिलेबस में है। और वैसे भी आप इसको जनरल अवेयरनेस के लिए या अपनी साधारण समझ के लिए समझ सकते हैं। तो ये था आपका नवनिर्माण आंदोलन।